नमस्कार दोस्तों। आज हम आ गए हैं आपके बीच में। भारतीय साक्षर अधिनियम देखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यूपी एपीओ और बिहार एपीओ को टारगेट करके ये सीरीज के तौर पर हम लोग लेके चल रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे बता रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट एज पर सेक्शन 2(1)(a) ऑफ द भारतीय साक्षर अधिनियम 2023। तो यहाँ पे बात आपसे कह रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जो कोर्ट की श्रेणी में शामिल नहीं माने जा रहे हैं। तो किन्हें कोर्ट के तौर पर नहीं माना जाएगा। अब ये तुरंत आंसर करना है आपको। चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है जज है, मैजिस्ट्रेट है, ऑर्बिट्रेटर्स है, ऑल पर्सन्स लीगली अथॉराइज्ड टू टेक द एविडेंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कौन नहीं है। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है वो आपको देखना है। आंसर देखिए, यहाँ पे बोल्ड लिख दिया हुआ है नॉट इंक्लूडेड। तो कौन इंक्लूड नहीं करता है। तो कोर्ट की स्टडी में कौन कौन आता है वो जज हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, और ऑल पर्सन्स लीगली अथॉराइज्ड टू टेक द एविडेंस। ऑल पर्सन, ऑल पर्सन लीगली अथॉराइज्ड टू टेक द एविडेंस। ये सारे लोग जो हैं कहां आ रहे हैं, ये कोर्ट की स्टडी में आते हैं। भाई ये जान लो कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑल पर्सन हु इज लीगली अथराइज। तो जो जूरी मेंबर हुआ करते थे, अब तो जूरी समाप्त हो गए हैं। जूरी जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर जो हैं हु इज लीगली अथराइज टू टेक द एविडेंस ऑन ओथ। ये जो लोग हैं वो क्या हैं आपके। और ये मैं कमिश्नर की बात कर रहा हूं जो सीपीसी में आपने देखा हुआ है कमीशन जो निकाला जाता है। वहां पे जो कमिश्नर होता है वो भी एविडेंस को ओथ पर ले सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे, जज और कोर्ट हो जाएंगे। जज यहां पे, और ये कौन है आपके, कोर्ट। तो यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो लिखा हुआ है ऑल जजेस। तो जो भी जज है, ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स एंड द पर्सन, कौन शामिल नहीं, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा है, सी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो नहीं होगा, नॉट इंक्लूड, वो इंक्लूड नहीं। बाकी ये लोग इंक्लूडेड हैं। कोर्ट हैज बीन डिफाइंड इन दिस सेक्शन ऑफ, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। कोर्ट जो है वो डिफाइन किया गया है यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। तो यहाँ पे इन्हें देखना है साहब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है, टोटल आपकी जो डेफिनेशन क्लॉज है यहाँ पे वो 12 है। ध्यान में रखना है सर, 12। तो जब सेक्शन 2 में जाओगे आप, सेक्शन 2 में क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है। क्लॉज ए में, क्लॉज 1 में ए से लेकर के यल तक डिफाइन किया गया है। और 2 में ये बताया गया है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन नहीं है लेकिन आईटी एक्ट में डिफाइन है, बीएनएस में डिफाइन है या बीएनएसएस में डिफाइन है, तो वो आपका बीएनएसएस में डिफाइन है तो उसी का अर्थ ले लिया जाएगा। अब जरा देखिए A to L, ये डिक्शनरी ऑर्डर में रखा गया है, डिक्शनरी ऑर्डर में। लेकिन डिक्शनरी ऑर्डर में पहले ही एक एब्रेशन दिखेगा आपको। यहां पे पहले कोर्ट है और फिर उसके बाद कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। ये ए में है और ये बी में है कॉन्क्लूसिव। तो डिक्शनरी ऑर्डर में CON पहले आना चाहिए था लेकिन इसे बी ऑप्शन पे रखा गया है। आई एम स्टिल अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो। लेकिन आपको जो याद रखना है तो 2(1)(a) कहां पे है आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अच्छा, और भी देख लीजिए, देखिए इसको बी में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, कॉन्क्लूसिव है। सी में आपका जो है वो, सी में कौन सा वर्ड है, तो यहाँ पे डिस्प्रूव वर्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे इनको भी जानते रहिए साथ साथ में आप। बी में कॉन्क्लूसिव है, सी में डिस्प्रूव है। ठीक है, आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द एक्सप्रेशन कोर्ट एंड द भारतीय साक्ष्य नियम।
तो ऑल जजेस, मैंने आपसे बताया ऑल जजेस, जज जो हैं उन्हें डिफाइन कर दिया है। ऑल पर्सन्स लीगली अथॉराइज्ड टू टेक द एविडेंस, यस ये कोर्ट की स्टडी में आ रहा है। ऑल मैजिस्ट्रेट, ये भी आ रहा है। कौन नहीं आ रहा है? एक्सेप्ट ऑर्बिट्रेटर, ऑर्बिट्रेटर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। क्या पूछ रहा है? नॉट इंक्लूडेड, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो भैया 69 में चलते हैं। 69 में कह रहा है कि द डेफिनेशन ऑफ दिस सेक्शन 21A, द कोर्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? अपीलेट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, आर्बिट्रेटर पैनल्स एंड मेडिएटर्स, आर्बिट्रेटर को शामिल नहीं किया जाता है कोर्ट में यहाँ पे, जुडिशियल ऑफिसर्स एंड मैजिस्ट्रेट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो कौन सा है आपका? सी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज एंड कमिश्नर्स। तो कह रहा है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बात करना है तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स है और जो मैजिस्ट्रेट हैं, इसका मतलब ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड हु इज लीगली अथॉराइज्ड टू टेक द एविडेंस ऑन ओथ, वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ कोर्ट यूज अंडर दिस वन? रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहा है, रजिस्ट्रार की बात कर रहा है, इंक्वायरी कमीशंस, लीगल एडवाइजर एंड एक्साइज ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहा है। यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल, डज नॉट फॉल। तो इंक्वायरी कमीशन जो है वो कोर्ट की श्रेणी में नहीं आता है, जो लीगल एडवाइजर हैं वो कोर्ट की श्रेणी में नहीं आते, जो एक्साइज ऑफिसर हैं वो कोर्ट की श्रेणी में नहीं आ रहे। तो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये कोर्ट की श्रेणी में आ रहा है। ये ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं वो क्वासी जुडिशियल बॉडी ही होती हैं भाई। अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स नॉट बीन डिफाइंड बाय दी बीएसए 2023 अंडर द सेक्शन 2? कह रहा है कि दो में क्या डिफाइन नहीं है। मैंने आपसे क्या बताया? दो में 2 1 कहां से कहां तक, ए से लेकर के यल तक अल्फाबेट के लिए, तो कोर्ट को डिफाइन किया गया कहां पे? ए में डिफाइन किया गया। डॉक्यूमेंट को कहां डिफाइन किया गया है? ये आपका डी में डिफाइन किया गया है। ये डिफाइन है। एविडेंस कहां पे? ई में। अच्छा, इन्हें आप जो है राइम से ही पकड़ लो। ये देखो डी में है, ये जो है आपका ई में है, स्मॉल ई। ठीक है, ई एविडेंस और डी डॉक्यूमेंट, और एफ जो है वो फैक्ट को डिफाइन करती है। तो ये तो राइम से ही मिल जा रहा है आपको, उसी अल्फाबेट से ही क्लियर हो जा रहा है। अच्छा, कन्फेशन वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया। कन्फेशन मैंने आपसे बताया था, ये पाकला नारायण स्वामी की केस में डिफाइन किया गया था लॉर्ड एटकिन के द्वारा। इनकी कोई स्टेच्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, ये लॉर्ड एटकिन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। और स्टीफन ने भी डिफाइन किया गया था, जिसे लॉर्ड एटकिन ने मना कर दिया था। और उसी केस को पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाकला नारायण स्वामी की केस में जो मामला डिसाइड किया गया था उसी की डेफिनेशन को ले लिया गया था। कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात कर रही है। देखो, कॉन्क्लूसिव बा, यानी राइम से पकड़ोगे तो ये बी में आता है। भी पढ़ेंगे आप, कॉन्क्लूसिव बा भी में आपका। तो कह रहा है कि हैज बीन डिफाइंड इन, कहां पे है? तो कॉन्क्लूसिव कहां पे है आपका? बी में मिल जाएगा आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ठीक है, तो पहला कोर्ट है और दूसरा जो है वो, यानी ए में कोर्ट है और बी में जो है आपका कॉन्क्लूसिव, बी में है। ऐसे राइम से करिएगा। एंड अगेन सी में क्या था? डिस्प्रूव है, इसे ध्यान रखना है, डिस्प्रूव। टोटल कितने डेफिनेशंस यहां पे आई हैं? 12 डेफिनेशंस आई हैं आपकी। डी में क्या है? डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। अ फैक्ट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट। A fact is a conclusive proof of another fact. If that fact is proved, then the court can call upon the party to prove another fact. देखो भैया, conclusive proof कब होगा? The court can allow the opposite party to adduce. Now the court shall regard another facts as a proved. तो सिंपल सी बात है, जब स्टीफन ने जब इसे डिफाइन किया गया था, प्रूव डिसप्रूव नॉट प्रूव को डिफाइन किया गया था, बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइन करा था उन्होंने। यहां पे वर्ड जो यूज हुआ है कि इफ दैट फैक्ट इज प्रूव्ड, देन यदि कोई फैक्ट जो है वो प्रूव्ड हो चुका है तो उसका क्या अभिप्राय होगा, क्या बताना होगा। तो यहां पे कह रहा है कि कोर्ट सेल रिगार्ड्स अनदर फैक्ट इज प्रूव्ड। कब है? कि देखो जरा, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जा रहा है, फैक्ट या फन। तो कह रहा है एक फैक्ट यदि प्रूव कर दिया गया तो दूसरा फैक्ट जो है वो प्रूव मान लिया जाएगा। उसे कंट्रोडिक्ट करने के लिए कोई साक्ष्य आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको एड्यूस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट इज द कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो ये क्वेश्चन जो है यहां पे जब आप पढ़ रहे हो, आप देखो भैया, यहां पे 2 1
और यहाँ पे 2-1 में एक चीज है आपका, ये है प्रूव्ड, दूसरा है आपका डिसप्रूव्ड, और तीसरा है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड। तो प्रूव्ड जो है वो कहां पे है आपका, जे में। यदि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाओगे तो आप अपने आप को प्रूव कर दोगे, यानी जे में चला गया। यहां पे डिसप्रूव है तो ये सी डी सा में है, सी में है, तो सी में चले जाओगे तो डिसप्रूव हो जाएगा। और आई में जो है, आई जो है वो नॉट प्रूव्ड है, तो आई नॉट प्रूव्ड। ठीक है, आई नॉट प्रूव्ड और प्रूव्ड है तो जज बन जाओगे। नॉट प्रूव्ड है तो आई में है, डिसप्रूव है तो सी में है। मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं यहां पे जब आप इनकी वर्डसिंग्स पढ़ोगे तो वहां पे बताया गया वेर एवर इट इज अ डिक्लेयर्ड, जहां पे ये लिखा हुआ है वेर एवर इट इज अ डिक्लेयर्ड, वेर एवर यानी जब आप प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड के बारे में बात करोगे तो ये होगी आपका। और फिर यहां पे कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात हो रहा है, तो ये प्रिजम्पशन का क्वेश्चन है। तो प्रिजम्पशन में आपके पास तीन प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम है, सेल प्रिज्यूम है और कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ का मतलब कि एक फैक्ट जो है प्रूव हो गया तो दूसरे फैक्ट को क्या मान लिया जाएगा, वो अपने आप प्रूव मान लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस प्रोवाइडेड सेक्शन 2(1)(b) ऑफ द बीएसए, द कॉन्क्लूसिव प्रूफ विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट, यानी कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में। अब जरा देखिए, इट रिक्वायर्ड द कोर्ट टू अलाउ द एविडेंस टू डिस्प्रूव द फैक्ट, नो। इट मींस दैट द फैक्ट मस्ट बिलीव टू एग्जिस्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, नो। इट ऑल allows the court to disregard any proof presented. It requires the court shall on proof of the one fact regard the other as a proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of the disproving of it. अब ये presumption के बारे में बात कर रहा है साहब। conclusive proof जो है वो कहां पे है आपका, तो 2(1)(b) में है आपका conclusive proof। अब यहां पे देखिए कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो conclusive proof के बारे में बात कर रही हैं। तो ये सेक्शन जब आप 35 पढ़ोगे वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन जो है 116 पढ़ोगे बीएसए की तो वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक फैक्ट यदि प्रूव हो गया तो दूसरा फैक्ट अपने आप प्रूव मान लिया जाता है। और ये कोर्ट, जब आप इसकी ओपनिंग लाइन पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय अधिनियम, एक फैक्ट को डिक्लेयर्ड कर दिया गया तब। तो ये ऑप्शन जो है आपका, ये बात हो गया। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। इसका खंडन करने के लिए ये इररिबेटेबल होता है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। एक प्रूफ हो गया। अब जैसे ये बात हो गई कि धारा जो आपकी 20 है, ये बीएनएस की बात कर रहा हूं, सेक्शन 20, यदि ये साबित कर दिया गया, एक फैक्ट प्रूव कर दिया गया कि बच्चा जो है वो 7 ईयर्स का है या 7 ईयर्स से बिलो है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा फैक्ट अपने आप प्रूव हो गया है कि अब वो अपराध नहीं कर सकता, ऑफेंस नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट डू एन ऑफेंस, कांट डू, तो ऑफेंस कर ही नहीं सकता है। तो एक फैक्ट जैसे ही ये प्रूव हुआ कि वो 7 साल से कम है, दूसरा अपने आप प्रूव हो गया कि वो ऑफेंस नहीं कर सकता है। अब इसके लिए साक्ष्य उसे खंडित करने के लिए, अर्थात ये कि साहब उसने ऑफेंस किया है, इसका कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा, दैट्स ऑल। और इसीलिए धारा 20 जो बीएनएस है उसे कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब जरा डिस्प्रूव देखिए, डिस्प्रूव कहां पे है, 2(1)(c) में बता दिया गया है। 2(1)(c) ये आपका हो गया साहब। आगे आइए, विच टर्म ऑफ डिस्प्रूव मींस 2(1)(c) क्या कह रहा है, द कोर्ट बिलीव दैट, इसका मतलब प्रूव डिस्प्रूव। अब जरा देखो यार, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जाम्पल है आपका, प्रूव है, डिस्प्रूव है, नॉट प्रूव्ड है। ठीक है ना, प्रूव कहां पे है, अपने आप को कहां प्रूव करोगे, जब जज बन जाओगे। डिस्प्रूव कहां पे है, सी डी सा, इसे जरा लिखो, डिस कैसे आ रहा है, सी राइम से आ रहा है कि नहीं, सी में है। नॉट प्रूव्ड कहां है, आई में है, आई नॉट प्रूव्ड। ठीक है, तो ये जरा देखिए क्या कह रहा है कि इन डिस्प्रूव मींस क्या होता है, डिस्प्रूव का मतलब दिस वन, जो प्रूव्ड है उसी का अपोजिट जो है वो डिस्प्रूव्ड है। अब डिस्प्रूव क्या है कि न्यायालय जो है अपने सामने जो भी फैक्ट्स उसके सामने एड्यूस किया गया, प्रेजेंट किया गया, यदि उसके एग्जिस्टेंस को वो क्या मान लेता है, बिलीव कर लेता है कि दैट द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट आर कंसिडर्ड नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought under circumstances of a particular case act upon the supposition that it does not exist। तो यहां पे देखिए दोनों बात है, यहां पे बिलीफ भी है
और उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात है। पहला बात जो है, वो कोर्ट बिलीव करता है कि ऐसा फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और वो ये संभावना है, प्रोबेबली क्या है, क्या प्रोबेबल कि वो सारे फैक्ट यदि किसी भी प्रूडेंट पर्सन के सामने रख दो, तो ऐसी स्थिति में वो भी इस बात पर विश्वास करेगा कि ऐसे फैक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाएगा कि वो फैक्ट जो है वो क्या है, ऐसी स्थिति में वो आपका क्या है भैया, वो डिस्प्रूव है। ठीक है। अच्छा, यदि ऐसे फैक्ट को वो बिलीव कर लेता है कि उसका एग्जिस्टेंस है, या उसके एग्जिस्टेंस को इतना संभाव्य मान लेता है कि किसी भी प्रूडेंट पर्सन के सामने रख दिया जाए तो वो भी उस पर विश्वास कर ले, तो ये माना जाएगा कि वो प्रूव हो चुका है। यहां पे आपसे क्या पूछा, डिस्प्रूव। डिस्प्रूव कहां है, 2(1)(c) में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द प्रोवाइडेड द सेक्शन 2(1)(c), ये डिसप्रूव के बारे में बात कर रहा है। व्हाट डज द कोर्ट कंसीडर द फैक्ट डिसप्रूव, इट मींस वेदर कोर्ट बिलीव, आ जाइए सीधे यहीं पे वही बात पूछ रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द हाईली प्रोबेबल। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड व्हाट डज द टर्म डिसप्रूव इन सेक्शन 2(1)(c) implies about the court's decision making the process, क्या है ये, आइए। It requires unanimous agreement among all judges. No, it's allow all alternative interpretations of the evidence. It requires the court to disregard any evidence presented. It involves the reasoned assessment of the evidence before the court. यहाँ पे 78 के बारे में बात कर रहा है आपसे। क्या बात कर रहा है आपसे कि व्हाट डज टर्म डिसप्रूव मींस। ठीक है, क्या मतलब है यहां पे, इट इन्वॉल्व द रीजनड असेसमेंट, इट इन्वॉल्व्स द रीजनड असेसमेंट ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। तो जो भी उनके सामने आया हुआ है, भाई दो ही बात तो बताया, या तो वो बिलीव करते हैं या तो वो हाईली प्रोबेबल है, हाईली प्रोबेबल है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहां पे उनका सपोजिशन और बिलीफ दोनों इन्वॉल्व करता है। इसका मतलब रीजन असेसमेंट करने के बाद जो भी एविडेंस उनके सामने आया हुआ है, इस बात पर उन्हें लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा वो डिस्प्रूव हो चुका है। दैट्स ऑल। 79 यहां पे क्या है, इन विच सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड, द सेक्शन 2(1)(a) ऑफ द बीएसए। ठीक है भैया, डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड। डॉक्यूमेंट मैंने आपसे बताया डी कहां पे है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, डी राइम से आ रहा है। डॉक्यूमेंट स्टैंड फॉर, डी स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट, 2(1)(d) हो गया खत्म। एज पर दिस सेक्शन 2(1)(d), एज पर दिस सेक्शन जहां ये है, इसका मतलब उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की परिभाषा में क्या फॉल नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, नॉट फॉल अंडर दिस। मैप है, आंसर इज यस। वॉइस मेल मैसेज स्टोर्ड इन अ स्मार्टफोन, आंसर इज यस। हैंड रिटन डायरी एंट्री, आंसर इज यस। स्पोकन वर्ड नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, तो ये कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट में आएगा, आंसर इज नो, ये नहीं है। देखिए डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया है, कोई भी लेटर है, कोई भी फिगर है, कोई भी मार्क्स है, ये किसी भी सब्सटेंस पर रखे गए, कोई सब्सटेंस पे जिसपे लेटर के द्वारा, फिगर के द्वारा या मार्क्स के द्वारा, ठीक है, या एक से अधिक साधनों के द्वारा उन्हें डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, इन्हें एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है, तो ये माना जाएगा कि वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि A4 की जो ब्लैंक पेपर है इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ये जो A4 साइज का सीट है वो, उस पर कुछ नहीं लिखा गया है, वो क्या है, अभी प्लेन पेपर है, वो सब्सटेंस है। इस पर एक लेटर लिख दिया गया, ए लिख दिया मैंने, अब ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। तो कोई भी मैप है, कोई प्लान है, कोई कैरिकेचर है, कोई लिथोग्राफ है, कोई प्रिंटिंग है, कोई फोटोग्राफ्स है, कोई वॉइस मेल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, जो स्मार्टफोन में मैसेजेस है, ये सारे के सारे आपके क्या है, वो आपके डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएंगे। लेकिन स्पोकन वर्ड्स नॉट रिगार्डेड एनीवेयर, जो बात बोली जा रही है उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया है, वो आपका डॉक्यूमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। इज इट, ठीक है, क्लियर, यस, वेरी गुड। इंस्क्रिप्शन ऑन द मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। देखो लिथोग्राफ, ये लिथोग्राफी सबने पढ़ा हुआ है, ये लिथोग्राफी यानी इंस्क्रिप्शंस ऑन द स्टोन। तो ये जो है प्लेट पर और स्टोन पर, मेटल प्लेट पर भी कोई चीज आपने लिखा हुआ है, ये क्या है, मेटल क्या है, सब्सटेंस है, उस पर कोई चीज जो डिस्क्राइब है वो क्या है आपका, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 81 का बी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड, देखिए जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस है वो इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है भाई।
written document, caricature, electronic record, inscription on a stone. The correct answer using the code given the below. तो ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड्स। हाँ भाई, कौन कौन सा यहाँ पे इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो जरा देखिएगा कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारी बातें हो जानी चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट यस, कैरिकेचर यानी ये व्यंग्य चित्र ये भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यस, इंस्क्रिप्शन ऑन ए स्टोन यस। इसका मतलब 1 2 3 4 कहाँ पे है, 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या है, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। अब जितने भी आपके स्तंभ हैं, जितना शिलालेख है, जितनी गुहा लेख है, जितने भी आपके रॉक पिलर हैं, जितने भी आपके कैविटी जो भी बातें लिखी गई हैं, वो सारे के सारे इंस्क्रिप्शन है, वो लिथोग्राफी के अंतर्गत आएंगे और वो डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। कोई भी व्यंग्य चित्र है, कोई भी कैरिकेचर बनाया गया, जो कार्टून बनाया जाता है, वो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है। इसी के आधार पर कई लोगों को के ऊपर डिफेमेशन का केस चला दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और डिवाइसेस के थ्रू रिकॉर्ड्स हैं, आपकी सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, मैसेज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वॉइस मेल हो गया, ये भी जो भी रिकॉर्डेड है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएंगे। चलिए, 83 कह रहा है कि दैट देयर आर द सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर्स अ सर्टेन प्लेस, ये एक फैक्ट है। तो फैक्ट जो है वो डिफाइन कहाँ किया गया है, 2 1 F में डिफाइन किया गया है फैक्ट। ये दो तरीके के फैक्ट है। पहली तरीके से जो है आपका फिजिकल फैक्ट हो गया, दूसरा आपका जो है वो साइकोलॉजिकल और मेंटल फैक्ट हो गया। तो कोई भी वस्तु, वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, ठीक है, यानी थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सर्टेन ऑब्जेक्ट है जिन्हें अरेंज रखा गया, सर्टेन ऑर्डर्स में रखा गया, सर्टेन प्लेस पर रखा गया, ये क्या है, एक फैक्ट है, एक तथ्य है। कहां पे है, इज अ फैक्ट। यस, आगे आइए। इंस्क्रिप्शंस ऑन अ मेटल प्लेट इज अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, अभी कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट कहां पे है, 2 1D में है। अदर डॉक्यूमेंट्स और कैरिकेचर है, यस, आंसर इज यस। एंड वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ है, फोटोग्राफ है और वर्ड्स है, यस एग्जैक्टली ये भी है। अ मैप और इंस्क्रिप्शंस ऑन अ स्टोन, ठीक है, किसी स्टोन पर जो बातें लिखी गई, ऑल ऑफ दी अबव, आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू, अच्छा, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति जो है वो दीवार पर अपने पर डे दूध को वो 1 2 3 4 5 ऐसे लकीर खींच करके बना देता था, लिख देता था। तो ये जो है वो डॉक्यूमेंट के तौर पर माना गया, यानी दीवार पर जो उसने खींचा था, ये निशान बनाया था कि इतने दिन दूध दिया है मैंने, इसे कोर्ट ने क्या माना था, इसे डॉक्यूमेंट मान लिया गया था। ठीक है, तो दीवार पर जो भी इंस्क्रिप्शन करेंगे, लिखा गया है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ द प्रोवाइडेड 2 1D, ये डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। अब दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन अ टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की श्रेणी में क्या नहीं है, जहां पे नॉट है उन्हें जरूर आप ध्यान रखना है। ए हैंड written notes on a paper, handwritten notes on a paper, or digital photographs stored on a computer, multiple choice question on this, and the C one is this, and the oral statement made in a courtroom, a video tape recording an event। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट में क्या नहीं है, ओरल स्टेटमेंट। जो ओरल स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखा जाता है वो क्या हो जाता है, ओरल एविडेंस हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट नहीं होता है भाई। वो ओरल क्या है, एविडेंस है साहब, ये ओरल एविडेंस है। और आपने पढ़ लिया है, मैंने आपसे बता दिया है, एविडेंस कहाँ पे है आपका, ई में है। और दो तरीके के एविडेंस के बारे में बात करता है। एविडेंस जो है ऑल स्टेटमेंट जो कोर्ट रूम में दिया गया है, वो ओरल एविडेंस हो जाएगा। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टेप रिकॉर्ड कन्वर्सेशन इज एडमिसिबल, ठीक है, इन एविडेंस इफ कन्वर्सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्सेशन कैन सेव द कल्प्रिट, द कन्वर्सेशन इज अ रेलेवेंट मैटर in issue but the voice is unidentified. No, conversation is relevant to the matters in issue and the voice is identified. This one is the most appropriate answer, the tape recording। तो टेप रिकॉर्डिंग जो की जा रही है वो क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट माना जाएगा साहब। आपको मैं बता चुका हूं, आर एम मलकानी का केस आपने पढ़ा हुआ है। जो भी टेप रिकॉर्डिंग हो रही है वो क्या माना जाएगा, वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन होने की वजह से वो रेलेवेंट हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। लेकिन वो वॉइस जो है वो आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, टेम्पर्ड होनी चाहिए, तभी उसे एडमिसिबल माना जाएगा, अदरवाइज वो एडमिट नहीं किया जाएगा। एडमिसिबिलिटी के लिए अनटेम्पर्ड होना चाहिए, यानी वो जो है वो खंडित ना किया गया हो। ठीक है, इट मस्ट बी अनटेम्पर्ड एंड इट मस्ट बी आइडेंटिफाइड, राइट। According to the definition provided the section 1D documents of the VSS, which of the following is not necessarily is requirement of something is qualified as a document। देखिए यहां पे not necessarily a requirement for this something to qualify the document। चलो, it must be intended to be used for recording a matter,
It must be expressed or described upon any substance. It must be stored in a physical form. It must be verified by the notary public. अरे यार, ये कहाँ लिखा हुआ है? किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्वालिफाई होने के लिए, किसी को डॉक्यूमेंट होने के लिए नोटरी पब्लिक के द्वारा वेरीफाइड हो, ये जरूरी नहीं है। नो 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 नो। इसका मतलब एनी सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पर कोई वर्ड लेटर के द्वारा, फिगर के द्वारा या मार्क्स के द्वारा यदि कोई चीजें रखी गई हैं तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, नोटरी के द्वारा उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड, तो ये नेसेसरी नहीं है डी में जो बताया गया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोवाइडेड under section 21D of the BSA 2023, what does the term document includes? Only the physical records are kept in a cabinets. Only recorded intended to be used court proceedings. Any matters recorded upon any substance of any means. And D, any matters that is a confidential or a classified. तो कह रहा है कि does not, what does the terms document include? What does the, पढ़ो भैया, पढ़ करके तुरंत बता दो इसको क्या आंसर हो जाएगा। इतना डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ लिया गया है, तुरंत इसको बताइए क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पे आइए, ओनली फिजिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन फाइलिंग द कैबिनेट। ओनली, अब देखो यार, एनी मैटर रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय एनी मींस, ठीक है ना? तो यही तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं। एनी मैटर रिकॉर्डेड अपॉन, एनी मैटर रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी पदार्थ पर अक्षर के द्वारा, अंकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, आर मोर देन वन मीन्स, बाय वर्ड्स, बाय लेटर्स, बाय फिगर, बाय मार्क्स, इनके थ्रू आर मोर देन वन, तो वो क्या हो जाएगा आपका? तो व्हाट डज द टर्म्स डॉक्यूमेंट इंक्लूड? ओनली फिजिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन अ फाइलिंग कैबिनेट्स, ये जरूरी नहीं है। ओनली रिकॉर्ड्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन अ कोर्ट प्रोसीडिंग, ये भी बिल्कुल नहीं जरूरी है। और ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। Which one of the following has not been mentioned in the definition of document as means? ठीक है ना? अब ये कौन सा इसमें शामिल नहीं है? देखो, अब ये बेयर एक्ट की स्पेसिफिक लैंग्वेज पूछा है, लेटर्स है, फिगर्स है, मार्क्स है, वहां सिंबल वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये टेक्निकली उस सेक्शन में यूज नहीं हुआ है, 2(1)D में यूज नहीं हुआ है, वहां पे लेटर है, फिगर है, मार्क्स है, तो ये गया साहब, सिंबल नहीं है उसमें। चलिए आगे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशंस प्रोवाइडेड टू 1D वी से which of the following is qualifies as a document? Spoken statement in a courtroom, handwritten notes on a piece of paper, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, साइंटिफिक थ्योरी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज अ डॉक्यूमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिफाइज एज अ डॉक्यूमेंट? कौन है जो डॉक्यूमेंट के तौर पर क्वालिफाइज है? तो सिंपल सी बात है, ये हैंड रिटन नोट्स, अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा। स्टेटमेंट, स्पोकन स्टेटमेंट, ये ओरल एविडेंस हो सकता है। साइंटिफिक थ्योरी इज समथिंग अदर थिंग्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड सेक्शन 121D of the BSA was qualifies as a document based on its form, verbal description of an event, photograph of the crime scenes, personal memory of an incident, demonstration of scientific experiment। अब यहाँ पे किस पर बात कर रहा है? डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है। वर्बल एक्सप्रेशन, वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट्स, अब कहानी आप नरेट कर रहे हो, तो क्या ये डॉक्यूमेंट है? ये नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये खत्म हो गया आपका। यहाँ पे अ फोटोग्राफ्स ऑफ अ क्राइम सीन, तो मैंने आपसे कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो फोटोग्राफी है, लिथोग्राफी है, प्रिंटिंग है, वो सारा आपका क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा। पर्सनस मेमोरी ऑफ एन इंसिडेंट, हमारी मेमोरी में क्या बात फिक्स हुई है, वो डॉक्यूमेंट थोड़ा है। अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। चलो, अकॉर्डिंग टू द illustrations provided 2(1)D, ध्यान रखिएगा, illustrations provided in a section 2(1)D of the BSA, and what type of representation qualifies as a document? What as this performance in a theater, digital rendering of the architectural design, a person's facial expression during an interview, and a philosophical debate or recorded on a video। आइए, परफॉर्मेंस इन अ थिएटर, ये क्या डॉक्यूमेंट है क्या भाई? ना 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 ना, ये डॉक्यूमेंट नहीं हो गया। डिजिटल रेंडरिंग ऑफ एन आर्किटेक्चरल डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन को जो, उसको जो डिजिटली रेंडर किया जा रहा है,
आर्किटेक्चरल डिजाइन को। तो ये क्या हो जाएगा? यस, कोई भी मैप है या कोई प्लान है जो आपने पढ़ा हुआ है, मैप या प्लान, इसका मतलब आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या है? एक मैप है या क्या हो सकता है? एक प्लान हो सकता है। तो 2.1 की डेफिनेशन में ये आपका क्या है? ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा। यस, एग्जैक्टली हो जाएगा। पर्सन फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, वो भाव भंगिमा क्या है, वो देखी जा सकती है, वो रेलिवेंट हो सकती है, बट इट इज नॉट अ एविडेंस, वो इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट के तौर पर तो नहीं है, लेकिन उसे साक्ष्य के तौर पर उसे यूज किया जा सकता है, कोर्ट इसे दे सकता है। सीआरपीसी में 281 में डिमीनर के बारे में बात किया गया था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं है साहब। अब फिलोसफिकल डिबेट रिकॉर्डेड ऑन वीडियो, तो यहां पे ये जो आंसर है वो बी ऑप्शन भी क्लियर है और डी ऑप्शन भी यहां पे क्या है, हो सकता है। क्योंकि इसने कहा है कि एज प्रोवाइडेड इन अ सेक्शन दिस। तो यदि हम इसकी बात करें तो एग्जैक्टली जो बात है वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो ऑप्शन नंबर बी के बारे में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। होने को तो ये भी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एग्जैक्टली ओनली बी होगा। इसलिए ये ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। होने को तो डी भी है, लेकिन एज पर सेक्शन सिर्फ बी ही होगा, तो हमें वो बता दिया है, तो बी ही ऑप्शन होगा यहां पे। अदरवाइज यदि अलग तरीके से आएगा तो रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो भी आपका क्या है? डॉक्यूमेंट है। यस। तो यहां पे इस बात को फिलोसफिकल डिबेट की जो बात करा हुआ है, ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहां पे ये हो जाएगा। अंडर विच ऑफ द सेक्शन डिफर एविडेंस इज अ प्रोवाइडेड, मैंने आपसे कहा कोई दिक्कत ही नहीं। ई में कहां पे है? ई स्टैंड फॉर ई ई ई, दिस वन। सी में डिस डी सा सी में है डिसप्रूव है। डी में क्या है? डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। ए में क्या है? सबको पता है, कोर्ट है, यहीं से शुरू हो रहा है काम। आगे चलिए। फिर द एविडेंस मीन्स इंक्लूड्स ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे हैं आपके, दोनों हैं। ओरल एविडेंस भी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो उनके इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर दिया गया है। चलिए, according to the definition provided the section 21e of this the evidence include only statements are given verbally in a court, only the physical documents are produced in a court inspection, the statement made witness and documents including the records of electronic, only the statement made under the oath। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक, सो दिस वन इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज परमिटेड, व्हेन इट इज अलाउड बाय द कोर्ट, ये ओरल एविडेंस माना जाता है। एंड द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शंस ऑफ द कोर्ट इज नोन एज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो द 96 द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। आगे चले। ओके, 97 क्वेश्चन नंबर 2 1 ऑफ द बीएसए ऑफ द एविडेंस इंक्लूड, क्या एविडेंस जो है वो किसको इंक्लूड करता है? यहां पे देखिए, ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली व्हिच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्स टू द मेड बिफोर द विटनेस बाय द विटनेस इन अ रिलेशन मैटर्स इन अ फैक्ट इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस एज ए करेक्ट आंसर। दूसरा जो है आपका, all documents including the electronic or digital records produced with the inspection of the court, such documents called the documentary evidence, ये भी करेक्ट है। तो सी, यानी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव नहीं। तो आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, दोनों शामिल करता है एविडेंस में, दोनों शामिल हैं आपके। यहां पे ध्यान देना है आपको कि जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो विटनेस के द्वारा दिया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मैटर ऑफ द फैक्ट ऑफ इंक्वायरी, ये इधर उधर की बातों पर नहीं, जिस मैटर पर इंक्वायरी चल रही है, जिस मैटर पर आपका जो जांच है, उसी विषय के संबंध में विटनेस के द्वारा जो भी बातें दी जा रही हैं, जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ऑल स्टेटमेंट, और इसमें इलेक्ट्रॉनिकली भी स्टेटमेंट शामिल है, जिन्हें कोर्ट परमिट करा है या रिक्वायर्ड करा है, वही आपका ओरल एविडेंस है। बात समझ रही है? तो विटनेस के द्वारा ही होना चाहिए, मैटर ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड होना चाहिए, वो सारे स्टेटमेंट होंगे, एंड दैट्स ऑल। आगे चलते हैं भाई साहब। 2 1 E अब 2 1 E of the VSA, and what considered the oral evidence by the statement made by electronically witness, ठीक है, the statement made by a witness verbally in a court,
written affidavit submitted to the court express opinion of this. चलिए, 98 का ऑप्शन यहां पे क्या है आपका, जरा देखिए, स्टेटमेंट मेड इलेक्ट्रॉनिकली, विटनेसेस, स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस वर्बली इन अ कोर्ट। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना साहब, स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस इलेक्ट्रॉनिकली, स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस वर्बली इन अ कोर्ट। तो यहां पे जो स्टेटमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, वर्बली किया जा रहा है, यानी ओरली किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, विटनेस के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे चले। ओरल एविडेंस, oral admission as to the content of the electronic record as the relevant when the genuineness of the electronic record produced is in a question, the digital signature or electronic record produced is in a question, custody of electronic record is in a question, digital signature certified इन अ क्वेश्चन, सर्टिफिकेट इज इन अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे ओरल एडमिशन के बारे में बात कर रहा है साहब। ये एक्चुअली एडमिशन का क्वेश्चन है, जब आप पढ़ोगे उसको आगे तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस इन अ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो क्वेश्चन में है। तो ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रेलिवेंट व्हेन द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस इज इन अ क्वेश्चन। ठीक है, ओरल एडमिशन कब लिया जा सकता है, यहाँ पे ओरल एडमिशन के बारे में बात हो रही है साहब। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है आपका एडमिशन का क्वेश्चन है सर। यहाँ पे ये आप अभी आप नहीं पकड़ पाओगे, आगे हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे, जब आप एडमिशन पढ़ोगे तो वहां पे ये आपको बताया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट, जब आप सेक्शन 20 पढ़ोगे तो ये बातें आपको क्लियर हो जाएगी, सेक्शन 27 ऑफ द बीएसए दिस वन। ठीक है, अब आप इसे देख सकते हो, वहां पे आगे चलेंगे तो हम आपको क्लियर करेंगे। And what is the oral evidence? Statement before the court, documentary evidence, a deposition before the court, and only after the police have recorded this statement and the above. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 का जो क्वेश्चन है वो आपका कौन सा है, स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट, कोई भी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट ये क्या हो जाएगा, और बाय द विटनेस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ओरल एविडेंस थोड़े हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, ओरल एविडेंस and deposition before the court only after the police had recorded the statement। नो भाई वो, चलिए आगे। अंडर द सेक्शन 2(1) ऑफ दिस व्हाट इज कंसिडर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्या कंसिडर करोगे, स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस अंडर द ओथ, ना, एक्सपर्ट ओपिनियन प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द, नो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन। अच्छा हाँ, तो यहां पे देखो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए पेश कर दिया गया है साहब, कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए जो भी पेश कर दिए हो वही बात क्या हो जाएगी आपकी, वही बात आपकी रेलेवेंट हो जाएगी साहब। ठीक है ना, वही बात आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगी। ये सीधे सीधे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस बिफोर द इंस्पेक्शन। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है, अब आपने कोई भी, आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, उसने आप प्रेजेंट कर दिया उसको देखने के लिए, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, जो भी आप उसके पास पहुंचा दिए हो वो इंस्पेक्शन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा साहब। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो भी है वो आपका, ये क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, नो डाउट एट ऑल। आगे चलते हैं। एंड व्हाट is the distinguishing factors between the oral evidence and documentary evidence as per section 2(1)(e) of this is the presence of witness, the type of courtroom procedure, the mode of the presentation, the subject matter of the evidence। most इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, क्या डिफ्रेंशिएट कर रहा है, मोड ऑफ द प्रेजेंटेशन। इनका जो मोड ऑफ द प्रेजेंटेशन है वो इन्हें अलग करता है कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या, बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन द ओरल एविडेंस, ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो कोर्ट अलाउ कर रहा है, और यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए किया जा रहा है जो इनका प्रेजेंटेशन का मोड है। अगेन प्रेजेंस ऑफ द विटनेस, तो यहाँ पे विटनेस नहीं, तो विटनेस वहां पे ओरल में है, डॉक्यूमेंट्री में विटनेस कहाँ है, वहां पे तो सिर्फ दस्तावेज को प्रस्तुत कर दिया जा रहा है, तो वो भी नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद टाइप ऑफ द कोर्ट रूम प्रोसीजर, प्रोसीजर का भी मतलब नहीं है यहाँ पे,
द मोड ऑफ द प्रेजेंटेशन, किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे उसके सामने, कोर्ट के सामने वो अपने स्टेटमेंट को दे रहा है, और यहाँ पे इसे प्रस्तुत किया गया जो सब्जेक्ट मैटर है उसको इंस्पेक्शन के लिए दिया जा रहा है. सो द मोडस ऑपरेंडी इज अ डिफरेंट again. And what does the term evidence encompass this section 2(1)(e) of this? This is only the witness testimony, only the physical documents, both witness testimony and physical documents, records including the electronic, only the expert opinion. ऑप्शन नंबर पढ़ने से ही ऐसे क्वेश्चन आपको निकल करके सामने आ जाएंगे. 104 का सी ऑप्शन हो जाएगा. 104 यहाँ पे विटनेसेस टेस्टिमनी है, फिजिकल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हैं आपके, और रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आएंगे. एफिडेविट गिवन इन अ कोर्ट इज नॉट एविडेंस. मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो एफिडेविट है वो साक्ष्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा. एंड डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट, अब देखो फैक्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं है. यफ कहां है वहीं पे खोज लो सीधे. यफ है कहीं पे, फैक्ट, यफ स्टैंड फॉर फैक्ट. चलिए आगे, कोई सोचना ही नहीं. एंड व्हाट इज द फैक्ट मींस इंक्लूड एनीथिंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, स्टेट ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस. अब यहाँ पे मेंटल कंडीशंस ऑफ द पर्संस इज अ 140 कॉन्सियस ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे 107 जो है ये क्वेश्चन नंबर का, ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. एनीथिंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, तो सबने पढ़ा हुआ है, हमने आपको पढ़ाया, फैक्ट दो तरीके का है आपका. ठीक है आगे, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट, मेंटल कंडीशन, रिलेशन ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा. अब आप समझ लो भैया, फैक्ट जो है दो तरीके का फैक्ट है. एक तो फिजिकल फैक्ट है, दूसरा जो है आपका ये मेंटल फैक्ट है. ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेंथम ने दिया था भैया, ध्यान रखना. दिस इज अ बेंथमाइट Wenthamite classification. The psychological or a physical fact. This is a physical fact. This is a external fact. This is a internal fact. This is a objective fact. This is a subjective fact. ठीक है. Physical fact which can be perceived by your senses. ध्यान रखिएगा, जो सेंसेस के द्वारा परसीव कर सकते हो और जिसके बारे में आप अवेयर हो, अवेयरनेस, और जिसके बारे में आपकी कॉन्सियसनेस है, अवेयरनेस. तो यहां पे दोनों तरीके के फैक्ट्स हैं. तो कह रहे हैं मेंटल कंडीशन, यस मेंटल फैक्ट है. रिलेशन ऑफ द थिंग्स, अच्छा यहां पे क्या है, थिंग्स, जो थिंग्स है, स्टेट ऑफ थिंग्स, जो ये भी एक फैक्ट है. जो चीज है, जो स्टेट ऑफ थिंग्स है वो भी है. और उसके बाद रिलेशन ऑफ थिंग्स, यहां पे एक्स और वाई का बीच में रिलेशन क्या है, इज अ फैक्ट. सन और डॉटर का क्या रिलेशन है, सन और डॉटर में क्या रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ का क्या रिलेशन है, फादर और मदर का क्या रिलेशन है. दीज आर द रिलेशंस. ठीक है, द थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स, वो सारे के सारे फैक्ट है. तो स्टेट ऑफ थिंग्स हो गया, रिलेशन ऑफ थिंग्स हो गया, मेंटल कंडीशन हो गया. इसका मतलब ये सारे के सारे फैक्ट है. तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉट अ फैक्ट, राइट. विच ऑफ द सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर्स इज अ फैक्ट. बार बार आपने बता पढ़ लिया इलस्ट्रेशन में. द मैन हर्ड और saw समथिंग, मैंने कुछ सुना और देखा, ये भी एक फैक्ट है. अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, कुछ कहा, ये भी एक शब्द है. ऑल ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका. वेरी गुड, आगे चलते हैं. तब बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड. चलो आगे. एंड द फैक्ट द कैन बी फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, दोनों हो सकता है, फिजिकल एज वेल एज द साइकोलॉजिकल फैक्ट. यस, सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. फैक्टम प्रोवेंडा मींस, फैक्टम प्रोवेंडम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब जिस फैक्ट्स को प्रूव करना होता है. दो तरीके, फैक्टा प्रोवेंडम एंड फैक्टा प्रोवेंसिया, दो तरीके के बारे में बात हुई है. तो यहां पे फैक्टा प्रोवेंडा ये है कि अ फैक्ट दैट नीड टू बी प्रूव, वो फैक्ट जिसे प्रूव किया जाना है. और फैक्टा, इसे प्रोवेंडम कहा जाता है, फैक्टा प्रोवेन कहा जाता है, जिन्हें प्रूव किया जाना है. कहा द फैक्ट दैट नीड टू बी प्रूव्ड, ऐसा फैक्ट जिसे प्रूव किया जाना है और जिसके थ्रू प्रूव किया जाना है. फैक्टा प्रोवेंसिया, हु विल गिव द एविडेंस फर्स्ट, तो ये है फैक्टा प्रोवेंसिया. इसे हम पढ़ेंगे जहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा वहां पे. आओ. द फैक्ट इंक्लूड एनी मेंटल कंडीशंस ऑफ विच एनी पर्सन इज अ कॉन्सियस, कोई मेंटल कंडीशन जिसके बारे में आप कॉन्सियस हो, जिसके बारे में आप अवेयर हो, किसके, वो मेंटल कंडीशन की. तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है. कहां पे दिख रहा है आपको, ये करेक्ट आंसर है, द फैक्ट. ये कौन सा फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है. तो अफोरसेड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नो नो नो, दिस अफोरसेड स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, यस. तो 112 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट. ओके, 13 पे चलिए. वेदर द वेपन इज अ डेडली is a question of law, a question of fact, opinion of the expert, of witness, and opinion of the judge. कोई भी, whether the weapon is a deadly weapon is a question of fact.
ये क्या होना चाहिए, ये तथ्य और परिस्थिति के आधार पर देखा जाएगा कि वो जो फैक्ट है आपका, वो जो विपन है आपका, वो क्या है साहब, वो डेडली है या नहीं, घातक है या नहीं। कोई भी विपन जो है वो क्या हो सकता है, घातक हो सकता है, फैटल हो सकता है। यस, तो ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये तो तथ्य और परिस्थिति के आधार पर दिखाया दिखाया जाएगा कि वो घातक है या नहीं, तो ये यहाँ पे ये डिसाइड होगा। अब एक पत्थर जो है वो घातक हो सकता है, एक ब्लेड जो है वो फैटल हो सकती है, तो ये तो तथ्य और परिस्थिति के आधार पर निर्भर किया जाएगा, और इसीलिए इसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहा जाता है, जो केस टू केस वेरी करता है, फैक्ट टू फैक्ट जो है वेरी करता है। दैट्स ऑल। चले साहब। According to the definitions provided the section 21F, what does the fact encompass? क्या कह रहा है? Only the physical object that can be perceived, ठीक है ना? 21F में बात करी गई है साहब। What does the fact encompass? The fact क्या क्या शामिल करता है? Only physical object that can be perceived? No. Only the state of affairs? No. Both physical object and perceived by the senses and mental condition. Option number, ये आपका क्लियर हो गया, सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू वन एफ एंड व्हाट क्वालिफाइज एज अ फैक्ट, only the physical object and visible states, only the tangible evidence and presented in a court and instead of things perceived by the senses or consciousness of mental। 115 का सी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे आ रहा है पकड़ में। चलो 21G। अब देखो भैया, फैक्ट के बाद फैक्ट इन इश्यू आएगा। अब ऐसे ही देखो, ये हो गया फैक्ट, और फैक्ट कहाँ है, एफ में है। फैक्ट के बाद फिर क्या है आपका, फैक्ट इन इश्यू है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है। फैक्ट इन इश्यू कहाँ पे, एफ के बाद जी शुरू होता है, तो जी कहाँ पे, 21G में क्या मिल जाएगा आपको, फैक्ट इन इश्यू मिल जाएगा। कहाँ पे है, एनी फैक्ट दैट इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। नो 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 नो, any fact is disputed by the parties involved by the legal proceeding, ठीक है। any fact from which either by itself or in a connections other facts the existence of non existence, ये भैया ये फैक्ट इन इशू को डिफाइन कर रहा है, इसे समझिए आप, और यही ऑप्शन है आपका। ठीक है, फैक्ट इन इशू को डिफाइन कर रहा है। फैक्ट इन इशू जो किसी वाद या कार्यवाही में जो क्या है, डिस्प्यूटेड है इन अ सिंपल। चलो डेफिनेशन फैक्ट इन इशू कहां पे है, मुझे याद हो चुका है, अब आप याद करिए, ये आपका टर्न है 21G में। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिस, ये डिसप्रूव हो गया, डी में क्या है, डॉक्यूमेंट हो गया, एफ में क्या है, फैक्ट है, बचा क्या, यही आपका बचा, ये फैक्ट इन इशू हो गया आपका। आगे चलिए, फिर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेटेड, ठीक है, डिस्क्राइब्स द फैक्ट इन इशू, क्या है, so they are peripheral details as do not impact the outcome of the legal proceeding. They are the fact must prove beyond the reasonable doubt, and they are the fact that directly determine the existence, yes, existence, nature or extent of the rights, liability and disability of the this case। अब आप समझिए फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है। फैक्ट इन इशू का मतलब है, फैक्ट इन इशू का मतलब है कि दो पक्षकार, दो पार्टियां हैं, कोई सूट है इनके बीच में या कोई ऐसी प्रोसीडिंग है, एनी शूट्स आर प्रोसीडिंग जो किस पर आधारित है, राइट्स पर है, या कोई लाइबिलिटी है, या कोई डिसेबिलिटी है। राइट्स, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, बेस्ड ऑन द राइट, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। और उस राइट लाइबिलिटी के किसके बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही हो, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, नेचर के बारे में बात हो रही है, एक्सटेंट के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स व्हेन दी वन पार्टी हैज, when the one party has asserted the existence, non-existence, nature or extent of any rights, liability or disabilities, and another party has denied this existence, non-existence, nature or extent of the rights, liability and disability in any suit or proceeding, this is known as the fact in issue। एक पार्टी कह रही है कि ये मकान मेरा है, दूसरा कह रहा है कि इस मकान पर मेरा अधिकार है, इसने कह रहा है ना आपका अधिकार नहीं। यहां पे जो डिस्प्यूट हुआ है वो राइट्स को लेकर के, इसका मतलब ये फैक्ट इन इश्यू हो गया। ये लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, ए कह रहा है कि मैंने इनको 50,000 रुपए दिया हुआ है, 50,000 रुपीज। बी कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है, अर्थात उस लाइबिलिटी को डिनाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे एसर्शन और डिनायल है वो किस बात को लेकर के है, लाइबिलिटी को। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फैक्ट इन इश्यू हो जाएगा। अब जरा देखिए, फैक्ट इन इश्यू जो है इसे मटेरियल फैक्ट्स भी कहा जाता है, इसे सब्सटेंटिव फैक्ट्स भी कहा जाता है, इसे प्रिंसिपल फैक्ट भी कहा जाता है, और इसे प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे फैक्ट इन इश्यू इज अ मटेरियल फैक्ट, ये उसका सिनोनिमस है 119। अब आप समझिए, चलिए। According to the explanation provided in section 21Z, case of the facts qualify fact in issue when the documents in the court recorded and when asserted or denied in response of the issues of the fact recorded by the court, and when it is confirmed by the multiple witness, no by when it is mentioned in the initial complaint, when the document of the court's record, when it is asserted or denied। Very good। तो जब इनसे एक पक्षकार असर्ट कर रहा है, दूसरा उसे डिनाई कर रहा है,
इन रिस्पॉन्स टू एनी इशू ऑफ अ फैक्ट रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट। तो यानी कोर्ट ने जिस फैक्ट इन इशू को डिसाइड कर दिया, फ्रेम कर दिया, उसको एक पार्टी मान रही है, दूसरी पार्टी नहीं मान रही, डिनाई कर रही है, यही आपका डिस्प्यूटेड फैक्ट है, यही आपका फैक्ट इन इशू है। इसी को क्या करना है, प्रूव किया जाना है। ए इश्यूज बी फॉर अ libel imputing disgraceful conduct of A. B affirm that the matter alleged to be libelous is true. The position that the relation of the parties at the time when the label was published may be relevant. Yes, exactly, it is a relevant. तो ए कह रहा है कि ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, ए ने इस बी के खिलाफ जो है एक सूट फाइल किया है, ठीक है ना। ए ने बी के खिलाफ एक सूट, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक जो है डिसग्रेसफुल लेटर्स को लिखा हुआ है, इसका मतलब उनका डिफॉर्मेशन किया है। तो यहां पे इनके और इनके जो जिस समय ऐसा लेटर लिखा गया है, इनके जो रिलेशंस हैं वो रेलिवेंट हो जाएंगे, कैसे, एज अ इंट्रोडक्टरी तौर पर हो जाएंगे। ठीक है, ये उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके परिचय को बता रहे हैं कि इनके संबंध क्या है आपस में। तो यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा। मेकिंग इन द फैक्ट इन इशू इज, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज, it is the duty of the advocates of the parties, it is the duty of the court, it is the duty of the government making the fact in issue। भैया देखो, फैक्ट इन इशू का जो काम है, फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज जो है वो कोर्ट करता है, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, फ्रेमिंग ऑफ द सूट्स। अब आप सीपीसी पढ़े हो, तो सीपीसी में जो है ये आपने पढ़ लिया है साहब, कौन सा, कि ऑर्डर जो 14 है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में बात कर रहा है, ऑर्डर 14। और इसी तरीके से जब आप ट्रायल पढ़ते हो, तो ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आप पढ़ते हो, फ्रेमिंग जो है आप पढ़ते हो, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है वो कौन करता है, आपका न्यायालय करता है साहब। चार्ज के बारे में जो कंटेंट है 234 में आपने पढ़ा हुआ है, कंटेंट ऑफ द चार्ज। और जो ट्रायल के बारे में बात होती है, वो ट्रायल वहां पे चार्ज की जो फ्रेमिंग करता है, कौन करता है साहब, क्लियर है यहाँ पे। तो फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज कोर्ट करता है, तो जो भी कोर्ट करेगा ये ड्यूटी है उसकी। यहां तक क्लियर है आपके, आगे चलिए। रिपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन इज अ फैक्ट। यस, रेपो जो है वो उसका क्या है, एक तथ्य है। आपकी क्या रेपो है सोसाइटी में, एक फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2(1)(g), फैक्ट इन इशू के बारे में बात कर रहा है। व्हाट एक्शंस बी द कोर्ट डिटरमाइन व्हेन द फैक्ट बिकम द फैक्ट इन इशू, द कोर्ट डिसीजन टू अलाउ द एविडेंस रिलेट टू द फैक्ट, द कोर्ट रिगार्डिंग एन इशू ऑफ अ फैक्ट under civil procedure law, the court scheduling the hearing of the discuss of the fact, the court consultation। अब ये एक्चुअली ये प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे, ये आपका मिलेगा। आपसे ये पूछ रहा है कि 2(1)(g यानी फैक्ट इन इशू के बारे में क्या एक्शन लिया जाएगा जब कोर्ट डिटरमाइन कर देगा फैक्ट इन इशू को, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रोसीजर है, ट्रू प्रोसीजर है, जो इससे रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। द कोर्ट रिगार्डिंग एन इश्यू ऑफ द फैक्ट अंडर द सिविल प्रोसीजर लॉ, ठीक है ना। तो क्या करेगा ये बात, कोर्ट डिसीजन टू अलाउ द एविडेंस रिलेट टू द फैक्ट ना, कोर्ट रिगार्डिंग एन इश्यू ऑफ द फैक्ट अंडर द सिविल प्रोसीजर लॉ। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, जो एक्सप्लेनेशन बताया गया है। चलो भैया, व्हाट एक्शन बाय द कोर्ट डिटरमाइन व्हेन द फैक्ट बिकम अ फैक्ट इन इशू, तो क्या करेगा, द कोर्ट रिगार्डिंग एन इशू ऑफ अ फैक्ट अंडर द सिविल प्रोसीजर लॉ। जब फैक्ट फैक्ट इन इशू बन जाएगा तो क्या करेगा, उसे सीपीसी के अकॉर्डिंग उसे फ्रेम करेगा। ऑर्डर कौन सा बताया, 14 बताया। अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन ऑफ 2(1)(g ऑफ द वीएसए, इलस्ट्रेशन, द अक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर ए बी एट हिज ट्रायल, द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इश्यूज, ठीक है। ए हैड रिसीव्ड द ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन, यस यस यस। तो देखो, क्योंकि क्यों ये रेलिवेंट हो जा रहा है, क्योंकि यहां पे लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसा कोई फैक्ट जो लाइबिलिटी पर, राइट्स पर और डिसेबिलिटी को रिलेट करता है, वो फैक्ट इन इश्यू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसके एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, एक्सटेंट और नेचर को बताता हो। जैसे एक पार्टी, तो अब आप सुनिए, ए ने बी का मर्डर किया हुआ है, लेकिन बी ने इसे प्रोवोक किया था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया था। तो यदि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ना होता तो इसकी लाइबिलिटी मर्डर की होती। क्योंकि यहां पे इसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया हुआ है ए को, अब इसकी जो लाइबिलिटी है वो सीएच के लिए होगी। तो लाइबिलिटी रिड्यूस हुई कि नहीं इस फैक्ट की वजह से। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज अ फैक्ट इन इशू बिकॉज इट रिड्यूस लाइबिलिटी। ओके,
That the A intended to cause the V's death? Yes, A has intention to cause death. इंटेंशन है. अदरवाइज यदि जब आप 101 पढ़ोगे बीएनएस में, यदि इंटेंशन नहीं होगा डेथ कॉज करने का, नॉलेज नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी लाइबिलिटी ही नहीं होगी. तो इंटेंशन इज अ फैक्ट. अदरवाइज ए वुड नॉट हेल्ड लाइबल फॉर दैट. तो ये इंटेंशन से उसकी लाइबिलिटी फिक्स हो रही. तो इंटेंशन जो है ये भी आपका एक फैक्ट इन इश्यू हो जाएगा. दूसरा एलिमेंट, ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट कॉज्ड बीज डेथ was by the reason of the unsoundness of mind incapable of knowing its a nature. ये उसकी नेचर को जानने के लिए क्या था, अक्षम था साहब. तो यहां पे बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. अब यदि ये बात हो गई तो नॉलेज यदि उसके पास नहीं है, इसका मतलब वो इंसैनिटी का बेनिफिट पाएगा. 22 के अंतर्गत ये इंसैनिटी का बेनिफिट क्लेम कर सकता है. तो इससे भी लाइबिलिटी आपकी शून्य हो जाएगी. तो ये तीनों फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इश्यू है. क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं, या तो समाप्त कर देंगे या तो रिड्यूस कर देंगे. एंड दैट्स व्हाई इट इज अ फैक्ट इन इश्यूज. ओके. अगेन, the definition of may presume. The definition of may presume has been provided in. may presume को कहां पे, ठीक है. तो यहां पे जो may presume है वो कहां पे डिफाइन किया गया है ये आपसे बताया गया है. देखो, ऐसे प्रश्नों को आप पकड़ना है भाई साहब. कहां पकड़ोगे आप? तो ही मे वर्ड जो यूज है ऐसे समझ लो. प्रिजम्पशन पे दो चीजें आप समझ लीजिए यहां तुरंत 2 मिनट में. तो प्रिजम्पशन में मे है. प्रिजम्पशन में दो बातें. एक तो प्रिजम्पशियो ज्यूरिस, अभी तक याद हो जाना चाहिए आपको. प्रिजम्पशियो ज्यूरिस और ह्यूमैनिस. प्रिजम्पशियो ह्यूमैनिस ये प्रिजम्पशन है. प्रिजम्पशन ज्यूरिस ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है. और ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है. ह्यूमैनिस का मतलब फैक्ट है. ये जो है वो मे है. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है ये दो है. एक तो सेल है और दूसरा जो है वो कॉन्क्लूसिव है. ठीक है ना. इसका मतलब जरा देखो भैया, में ऑलवेज क्या होता है, रिबिटेबल होता है. सेल जो है ये भी रिबिटेबल है. कॉन्क्लूसिव जो है वो इरिबिटेबल है. इरिबिटेबल है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता है. अगेन देखिए जरा, आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मे प्रिज्यूम के बारे में पूछ रहा है. अच्छा, तो इन्हें आप देखिए, मैंने आपको कॉन्क्लूसिव बता दिया, ये बी में है आपका. सेल यल में है. सेल ला यहां से पकड़ लेना है. सेल शब्द जो है सेल यल में है. ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं. 2 1 यल. और मे, ही मे, ही मे गो देयर. ऐसे दिमाग में रखो. तो ही का मतलब यच. यच में कहां है, मे है. ही माइट बी ए स्ट्रॉन्ग, ही मे बी स्ट्रॉन्ग. तो इस तरीके का क्वेश्चन आप दिमाग में रख लेना. सेल कहां पे है, यल में है. मे कहां है, यच में है. कॉन्क्लूसिव कहां है, बी में है. पहली बात हो गई. तो अब यहां पे देखो जरा कहां पे है, आपसे पूछ रहा है मे प्रिज्यूम कहां पे है, यच है कहीं पे. यस, 126 का क्लॉज बी हो जाएगा. क्लियर है साहब यहां पे? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है. यस, दिस वन. आगे चलिए. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मे प्रिज्यूम? प्रिजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. प्रिजम्पशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सर्टिफिकेट. प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज. प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट. अब ये एग्जांपल आपसे पूछ रहा है साहब. ये एग्जांपल जो है वो आपसे पूछ रहा है 127. तो 127 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से हैं, तो इनको आपको रट लेना है. ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना. चलिए, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज. प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज. तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज. ठीक है. तो ये किसके बारे में, मैं प्रिज्यूम के बारे में बात कर रहा है. और ये जो है सेक्शन कौन सा हो गया, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक कहां गया भाई, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, दिस वन इज सेक्शन 90. सेक्शन 90 जो है बेटा वो किसके बारे में बात कर रहा है आपका, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, दिस वन. द कोर्ट मे प्रिज्यूम, राइट. याद रखिएगा. आगे चलिए. फिर यहां पे कह रहा है कि व्हेन द कोर्ट एम्पावर में, ठीक है, ठीक है, व्हेन द कोर्ट empowered to may presume the fact under the BSA, what does it this mean? may presume का क्या मतलब होता है?
में प्रिजम्पशन का क्या मतलब होता है, कोर्ट कब कहेगा, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड दैट द अधिनियम द कोर्ट मे प्रिज्यूम द फैक्ट इट आइदर रिगार्ड द फैक्ट इज प्रूव्ड अनलेस और until it is disproved or may call for proof of it, yes, यही पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो कह रहे हैं जहां जहां पे भी ये प्रोविजन किया गया है, जहां जहां पे भी ये प्रोविजन प्रोविजन किया हुआ है, वेर एवर इट इज अ प्रोवाइडेड, वेर एवर इट इज अ डायरेक्टेड एंड वेर एवर इट इज अ डिक्लेयर्ड, तीन शब्द ओपनिंग लाइन यहीं से शुरू हो जाती है जब आप पढ़ोगे इसे। तो यहां पे देखो, ये मे प्रिज्यूम है, ये सेल वर्ड है, और यहाँ पे ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। यहाँ जो ओपनिंग लाइन शुरू होती है यच में, वो है कि वेयर वेयर एवर इट इज अ प्रोवाइडेड, पढ़िएगा इसे एक बार बेयर में। सेल में लिखा हुआ है वेयर एवर इट इज अ डायरेक्टेड, और कॉन्क्लूसिव में इसे लिखा हुआ है वेयर एवर इट इज अ डिक्लेयर्ड। देख रहे हैं आप? तो ये जो प्रिजम्पशन करोगे, जहां जहां प्रोवाइड है वहीं पे प्रिजम्पशन होगा सर, और जहां पे उसे डायरेक्ट किया गया है वहां पे प्रिजम्पशन होगा, जहां पे डिक्लेयर्ड किया गया है वहां पे। देखो शब्दावलियां बदल गई हैं, यहां पे डायरेक्टेड आ गया, यहां पे प्रोवाइडेड है, यहां पे डायरेक्टेड, यहां पे आपको डायरेक्ट किया जा रहा है। यहां आपका डिस्क्रिप्शन काम नहीं आएगा, यहां पे आपका डिस्क्रिप्शन है, यहां पे आपका डिस्क्रिप्शन समाप्त कर दिया गया साहब, ये आपको डायरेक्ट किया जा रहा है। यहां पे तो सिर्फ प्रावधान किया गया था, तो वहां पे आपका डिस्क्रिप्शन है, यहां पे तो आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, यानी एज अ कोर्ट आप बाउंड हैं उस बात को प्रिज्यूम करने के लिए। तो सेल प्रिज्यूम जहां पे भी है वो मैंडेटरी है, लेकिन यहां पे आपके पास मे प्रिज्यूम में क्या है कि आप उसे प्रिज्यूम कर सकते हो कि वो जो है क्या हो चुका है, फैक्ट एज अ प्रूफ, जब तक उसे डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता, या उसके एविडेंस की डिमांड कर सकते हो, कि उसे कह सकते हो कि उसे प्रूव करे। जैसे यहां पे प्रिजम्पशन एज टू अवेटमेंट ऑफ द सुसाइड ऑफ मैरिड वोमेन, ठीक है ना, इसके बारे में जब आप पढ़ोगे 117 में, कहां पे पढ़ो आप, 117। तो जब आप 117 पढ़ रहे हो तो वहां पे क्या है, प्रिजम्पशन एज टू अवेटमेंट सुसाइड ऑफ मैरिड वोमेन। तो जैसे ही ये बात आ जाती है कि साहब इस वुमेन ने सुसाइड किया गया और उसका अवेटमेंट किया है, तो कोर्ट उसे प्रिज्यूम कर सकती है कि ऐसा किया गया है, या लड़की वालों से ये कह सकता है कि आप इस बात को प्रूव करिए। इसका मतलब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, आर मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, यस। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ये क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखिए 30 ईयर ओल्ड्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी प्रिजम्पशंस हैं 30 ईयर ओल्ड्स के बारे में, ये ऑब्लिगेटरी हैं साहब। ये ये जो है नाइदर डिस्क्रिशनरी नॉर ऑब्लिगेटरी, नो 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 नो। ये 129 जो है आपका, वो क्या है आपका, ये डिस्क्रिशनरी है। क्यों? क्योंकि ये जब आप सेक्शन 92 पढ़ोगे बीएसए का, तो वहां पे बता दिया गया है 30 ईयर्स का, वहां पे वर्ड जो है वो म्यू मे वर्ड यूज, और जहां पे भी मे वर्ड यूज हो गया वो डिस्क्रिशनरी हो गया, कोई डाउट ही नहीं है। अब 130 पे आइए आप, जो है मेरा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर क्लासिफाइड इन अ, ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, परमिसिव प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन फॉर द फैक्ट, कंपेलिंग प्रिजम्पशन और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इरिबेटेबल प्रिजम्पशन, ऑल ऑफ देम सारा का सारा है आपके पास 130 में, नहीं है, वेरी गुड, ऑल ऑफ देम। ठीक है, यहां पे बेहतरीन आंसर कर रहे हैं आप लोग, बेहतरीन, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 131 जो है, डेफिनेशन नॉट प्रूव्ड हैज बीन। तो प्रूव है, डिसप्रूव है और नॉट प्रूव्ड है। नॉट प्रूव्ड, आई नॉट प्रूव्ड, आई नॉट प्रूव्ड, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। ठीक है, यहां पे मैंने आपसे बताया था कि कहां है आई, नॉट प्रूव्ड, मैंने अपने आप को प्रूव नहीं किया भाई, तो अभी नहीं किया हुआ है, आई कहां पे है, ये दिस वन नॉट प्रूव। तो ये प्रूव्ड कहां है, जे में है, जज बन जाओगे तो अपने आप को प्रूव कर दोगे। डिसप्रूव कहां पे है, वो डी सी में है, तो ये डिसप्रूव हो गया, मैंने आपको बताया। तो ना तो अभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो ना तो प्रूव हुआ है ना ही वो डिसप्रूव हुआ है, तो उसे कहा जाता है नॉट प्रूव्ड। और मैं अभी अपने आप को प्रूव नहीं किया हूं, ना तो प्रूव कर पाया हूं ना तो डिसप्रूव कर पाया हूं, ठीक है ना। और अभी आप कहां हैं प्रोसीजर में, ना ही आप जज बन पाए हो
और ना ही अभी फील्ड से बाहर गए हो, इसका मतलब अभी आप अपने प्रूव नहीं किए हो, इसका मतलब आई नॉट प्रूव्ड। ऐसे याद करने के लिए इसे रखो, आई में है आपका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नॉट प्रूव्ड मींस, नॉट प्रूव मींस इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। प्रूव इज द रिजल्ट ऑफ, प्रूफ जो है वो क्या होता है, इज द रिजल्ट ऑफ, ये एविडेंस का होता है, ये सामान्य की डेफिनेशन है, प्रूफ इज द रिजल्ट ऑफ एविडेंस, दैट्स ऑल। एंड द फैक्ट सेड टू बी नॉट प्रूव्ड, किसी फैक्ट को कब कहा जाएगा कि नॉट प्रूव्ड है, सिंपल सी बात है, बार बार वही आ रहा है। इसका मतलब ना तो वो प्रूव्ड हुआ है ना ही वो डिसप्रूव हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट प्रूव्ड अगेन वही बात है, फिर से चलिए आगे आते हैं। द प्रूफ ऑफ द फैक्ट ऑफ द पर्पज ऑफ द एविडेंस डिपेंड्स ऑन, ठीक है भाई, प्रूफ ऑफ द फैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ द एविडेंस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, रिजल्ट, मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन, डिग्री ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द एग्जिस्टेंस, existed, accuracy of the statement, none of the above. Proof of the fact, purposes of the evidence depends on the degree of the possibility of having the existence. Yes, यहां पे डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब, कि कोई बात जो है प्रूव हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, तो वो वहां पे डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी की बात करी गई है, ठीक है। अगेन, ठीक है, 137, क्वेश्चन नंबर 130, और तुरंत देख करके इसका आंसर करें आप लोग जल्दी से। हाँ, कह रहा है कि व्हेन द सेक्शन वन, सेक्शन 21I नॉट प्रूव्ड के बारे में बात कर रहा है, BSA 2000 फैक्ट इज सेड टू नॉट प्रूव्ड। फिर वही बात यार, क्या दिक्कत है इसमें, व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। कैसे गलत हो रहा है, नहीं नहीं, गलत नहीं करना है, ठीक है। एंड व्हाट कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर द फैक्ट टू बी क्लासिफाइड एज नॉट प्रूव्ड, ठीक है, द फैक्ट मस्ट बी कंट्रोवर्सियल। फिर वही बात हो गया, सपोर्टेड हियर से एविडेंस, नो एविडेंस प्रेजेंटेड आइदर द फेवर ऑफ अगेंस्ट द फैक्ट, 139। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आप सभी लोग इसका आंसर करके बताएंगे। The fact must be supported by the hearsay evidence. What condition must be met for the fact to be classified as not proved? सिंपल सी बात है, देयर मस्ट बी नो एविडेंस प्रेजेंटेड आइदर इन अ फेवर और अगेंस्ट ऑफ द फैक्ट। इसका मतलब ना ही उसके फेवर में है ना ही उसके अगेंस्ट है, इसका मतलब ना ही उसे प्रूव किया गया है ना ही उसे डिसप्रूव किया गया, दैट्स ऑल, 139। ठीक है, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट डे जो है, कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे यदि कोई भी आपको परेशानी होगी, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को जरूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।